हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, आपके सामने फिर हाजिर हूँ अपनी स्टोरी द मैन ईटर ऑफ येलागिरी का तीसरा पार्ट लेकर। ये फाइनल पार्ट है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। मैंने घड़ी के चमकदार डायल पर नज़र डाली तो पता चला 8:40 हो रहे थे। मैं चुपचाप बैठा रहा। फिर 9 बज गए और अचानक दाईं तरफ के पत्थरों से तेंदुए के गुर्राने की आवाज़ें आईं। शायद तेंदुए को मेरे वहाँ होने का पता चल गया था। मेरे ख़्याल से तेंदुए को मेरी गंध से तो पता नहीं चला होगा, क्योंकि तेंदुए में सूंघने की ताकत ना के बराबर होती है। और ना ही मैंने कोई आवाज़ की थी। शायद उसने सर उठाकर मचान को देख लिया होगा, या फिर उसकी छठी इंद्री ने उसे ख़तरे का आभास करा दिया होगा। अब चाहे कारण कुछ भी हो, उसे मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया था। हो सकता था कि वो पेड़ पर चढ़कर मुझे घसीटने की कोशिश भी करता, लेकिन उसने अपनी सुरक्षा के बारे में सोचकर शायद ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो समझ गया होगा कि इस बार उसका शिकार नहीं, शिकारी उसके सामने मौजूद है। ये भी संभव था कि वो तेंदुआ आदमखोर ना होता, मगर उसका तरीक़ा बता रहा था कि वो आदमखोर ही है। शुरुआत में उसकी गुर्राहटें धमकी का काम कर रही थीं। जैसे जैसे उसकी आवाज़ बढ़ती गई, उससे पता चल रहा था कि तेंदुआ हिम्मत जुटा रहा है। शायद वो हिम्मत जुटाकर पेड़ पर धावा बोल दे। मैं पहले कहीं बता चुका हूँ कि तेंदुए ये काम बंदरों के साथ भी करते हैं। ज़्यादातर उसकी दहशत की वजह से बंदर नीचे गिर जाते हैं। शायद वो ये समझ रहा था कि मुझ पर भी वैसा ही असर होगा। जल्द ही गुर्राहटों की तेज़ी और भी बढ़ गई। तेंदुआ अब बहुत शोर कर रहा था। या तो वो हमें डराने की कोशिश कर रहा था, या फिर मुझ पर हमले की तैयारी में था। मैंने भी हमले के हिसाब से तैयारी कर ली। कुछ मिनटों तक ये गुर्राहटें आती रहीं। फिर वो खांसी सी आवाज़ आई जो तेंदुआ हमला करते समय निकालता है। जब वो पेड़ के पास पहुंचा तो मैंने मचान से नीचे झुककर टहनियाँ हटाईं और राइफ़ल को नीचे की तरफ झुकाकर टार्च जलाई। मुझे ये सब जल्दी जल्दी करना था, क्योंकि मचान ज़मीन से सिर्फ 10 फीट ऊंचा था और तेंदुआ मचान तक फ़ौरन ही पहुंच सकता था। बदकिस्मती से एक पेड़ की टहनी टूटकर तेंदुए पर जा गिरी और उसके रास्ते की रुकावट बन गई, मगर उस टहनी की वजह से टार्च की रोशनी तेंदुए पर ना पड़ सकी। फिर जब मैंने नीचे टहनी को ज़ोर ज़ोर से हिलते देखा तो अंदाज़ा हो गया कि तेंदुआ उसके नीचे है। इस समय मुझसे गलती हुई। मुझे उसके टहनी के नीचे से निकलने का इंतज़ार करना चाहिए था, मगर मैंने टहनी पर ही गोली चला दी। गोली चलते ही तेंदुए के गिरने की आवाज़ आई और मैं समझा कि तेंदुआ मारा गया। मगर अगले ही पल तेंदुआ टहनी में से निकलकर भागा और मुझे इतना भी मौका नहीं मिल सका कि मैं राइफ़ल में दूसरी गोली भर पाता। मैंने तेंदुए की तरफ लाइट फेंकी, मगर ना तो कुछ दिखाई दिया, ना कोई आवाज़ ही आई। हो सकता था कि वो कहीं पास ही मरा पड़ा हो, या घायल हो, या फिर बगैर घायल हुए भाग चुका हो। लेकिन ये मैं कैसे पता लगाता। कुछ देर तक मैंने टार्च जलाए रखी और फिर फैसला किया कि टार्च बुझाकर तेंदुए की कुछ आवाज़ सुनने की कोशिश करूं। लेकिन चारों तरफ खामोशी छाई थी। फिर 1 घंटे इंतज़ार करने के बाद मैंने जिधर तेंदुआ भागा था उस तरफ गोली चलाने को सोचा, ताकि अगर तेंदुआ वहाँ घायल पड़ा हो तो वो कुछ ना कुछ हरकत करे। तो मैंने टार्च जलाकर ठीक उस जगह पर गोली चलाई जहाँ पर तेंदुआ गायब हुआ था। धमाके की गूंज सुनाई देती रही, मगर तेंदुए की कोई आवाज़ नहीं आई। ज़िला रब से मलाकपुर की तरफ गाड़ी चढ़ाई पर आ रही थी। पीछे वाला इंजन पूरी ताकत से ट्रेन को चढ़ाई पर ढकेल रहा था और आगे का इंजन पीछे वाले के सहारे आराम से चल रहा था। पीछे के इंजन से भाप के बादल उठ रहे थे। मैंने 11:30 बजे तक इंतज़ार किया। फिर मद्रास से कोचीन जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन की सीटी सुनकर हमने पेड़ से उतरकर अपने फार्म पर जाने का निर्णय लिया। मुझे पता था कि तेंदुआ अगर घायल या आसपास होता तो दूसरी गोली चलने पर किसी न किसी तरह की आवाज़ ज़रूर करता
और अब चाहे तेंदुआ मर गया हो या भाग गया हो, मेरे लिए वापस जाना सुरक्षित हो गया था। मैं काजू के पेड़ से नीचे आया और टॉर्च की लाइट में गांव की तरफ चल पड़ा। गांव पहुंचकर अपने फार्म पर जाने से पहले हमने पटेल को सारे हालात की जानकारी दे दी। जब अगली सुबह मैं गांव पहुंचा तो वहां 20 से ज़्यादा आदमी मेरी सहायता के लिए इकट्ठा हो चुके थे। हमारे कहे अनुसार उन लोगों ने 5-6 कुत्ते भी जमा कर लिए थे। फिर हर ज़रूरी सुरक्षा उपकरण से लैस होकर हम लोग उस पेड़ की तरफ चल पड़े। गधे के अवशेष वैसे ही पड़े थे और पेड़ के नीचे ज़मीन में सुराख था जहां मेरी गोली लगी थी, लेकिन खून का कोई धब्बा वहां नहीं था। जिधर तेंदुआ गया था वहां की झाड़ियों और पत्थरों को हमने अच्छी तरह से देखा, लेकिन कुछ नज़र न आया। तेंदुआ पूरी तरह बचकर निकल गया था। गुस्से और मायूसी के साथ मैं उन लोगों के साथ गांव लौट आया। गांव पहुंचकर मैंने पटेल को बताया कि मेरे वापस जाने का समय आ गया है और मैंने उससे कहा कि अगर तेंदुए के बारे में उसे आगे कुछ पता चले तो वो मुझे तार भेज दे। इसके बाद मैं अपने फार्म पर आ गया और अपना सामान उठाकर ज़िला रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ा। स्टेशन से मैंने मद्रास से आने वाली ट्रेन पकड़ी और 8:15 बजे रात को घर पहुंच गया। कुछ यूं येलागिरी के नरबक्षी को मारने का पहला प्रयास नाकामी के साथ समाप्त हुआ। आशा के विपरीत पटेल की तरफ से कोई सूचना नहीं आई और 2 महीने इसी तरह बीत गए। इसके बाद मैंने पटेल को चिट्ठी लिखी और उसका उत्तर कुछ दिन बाद आ गया कि तेंदुए के बारे में अभी कोई सूचना नहीं है। मैंने सोचा कि या तो तेंदुआ इंसानों को मारना छोड़ चुका है या फिर जवादी के पहाड़ों की तरफ चला गया, जो येलागिरी से उत्तर की तरफ मुश्किल से 15 मील दूर थे। हालांकि अगर ऐसा होता तो मुझे अखबारों या सरकारी तौर पर कोई सूचना मिल ही जाती कि जवादी के पहाड़ों में इंसान मारे जा रहे हैं। इसीलिए मैंने यही सोचा कि शायद तेंदुआ अब मैन ईटिंग छोड़ चुका होगा। ऐसा भी हो सकता था कि मेरी गोली उसे लगी हो और कहीं दूर जाकर वो मर गया हो, लेकिन यह आखिरी सोच भी सही नहीं थी। 9 हफ्ते बाद पटेल की तरफ से भेजा गया तार मुझे मिला, जिसमें बताया गया था कि तेंदुए ने एक और आदमी को मार डाला है और मुझे फ़ौरन वहां आने को कहा गया था। उस समय अगली ट्रेन 2 घंटे बाद जाने वाली थी। मैं उसी में सवार हो गया। ट्रेन धीमी धीमी चल रही थी और मैं रात 8:30 बजे ज़िला रब जा पहुंचा। क्योंकि उस वक्त कुछ किया नहीं जा सकता था, इसलिए मैंने रात में ज़िला रब स्टेशन पर रुकने का फ़ैसला किया ताकि कुछ घंटे नींद ले सकूं। हालांकि इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वहां से गुजरने वाली हर ट्रेन की आवाज़ से मेरी नींद टूट जाती। दूसरे वहाँ मच्छर बहुत थे, तो मैंने पूरी रात वहाँ स्टेशन पर टहलते हुए गुजारी। सुबह 5 बजे मैं येलागिरी की तरफ चल पड़ा, जो यहाँ से 2 मील दूर था। चढ़ाई चढ़कर मैं 7:15 बजे पटेल के पास पहुँच गया। पटेल ने पहले की तरह मेरा स्वागत किया और गरम गरम काफ़ी पीने को दी। फिर उसने बताया कि 3 दिन पहले तेंदुए ने एक जवान औरत को मारा है। यह औरत परियामलाई के पहाड़ों में झरने से पानी लाने गई थी। उसने ये भी बताया कि उस लड़की के गांव वाले थोड़ी देर बाद घटनास्थल पर जा पहुंचे और लाश को अंतिम क्रिया के लिए उठा ले गए। तेंदुए ने उस लड़की को बस थोड़ा सा ही खाया था कि ये लोग वहां पहुंच गए थे। खैर, इस बार मैंने चारे के लिए बकरी बांधने को सोचा, क्योंकि मेरे पास छुट्टी के बस 4 दिन थे। पटेल ने मेरे लिए पास के गांव से 20 रुपए में बकरी खरीदी, क्योंकि इस इलाके में बकरियां मुश्किल से मिलती थीं और ये बात भी थी कि बकरी के मालिक को पता चल चुका था कि हम लोगों को बकरी की कितनी ज़रूरत है। इसीलिए उन्होंने बकरियों की कीमत बढ़ा दी थी। मैंने फ़ौरन 20 रुपये पटेल को दे दिए। जितनी देर में वो बकरी ख़रीदता, मैंने सोचा कि जाकर फार्म देख आऊँ। दोपहर में मैंने अपने साथ लाया हुआ ठंडा खाना खाया और फिर वापस गांव आ गया। वहां पर पता चला कि बकरी अभी नहीं आई है। खैर, फिर किसी तरह एक आदमी काफ़ी बूढ़ी बकरी लेकर आया, जिसका रंग काला था। मुझे बहुत निराशा हुई कि इतनी बूढ़ी बकरी अकेला होने पर ज़रा भी शोर नहीं करती है, और दूसरी बात यह कि उसका रंग काला था। तेंदुए अक्सर काले और सफ़ेद रंग देखकर चौकन्ने हो जाते हैं।
भूरे रंग का जानवर, वो चाहे बकरी हो, बैल हो या फिर कुत्ता, हमेशा अच्छा रहता है क्योंकि उसका भूरा रंग आम जंगली जानवरों जैसा होता है। लेकिन अब इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। पटेल और 4-5 आदमी मेरे साथ कुल्हाड़ियाँ, रस्सियाँ और चारपाई लेकर चल दिए। हम 1 घंटे से भी पहले उस मरने वाली औरत के गांव पहुंच गए। यहाँ गांव से 2 और लोग हमारे साथ जुड़ गए जो हमें उस जगह ले जाते जहाँ पर औरत मारी गई थी। घटना स्थल गांव से 5 मील दूर था। एक छोटी सी नदी पश्चिम से पूरब की तरफ बह रही थी और पहाड़ी की तलहटी से आधा मील दूर से गुजरती थी। इसका किनारा रेतीला था और किनारे पर कांटेदार झाड़ियाँ उगी हुई थीं। जिस जगह लड़की पर हमला हुआ था उस जगह गांव वालों ने एक छोटा सा तालाब बनाया हुआ था और इसी से मवेशियों को पानी पिलाया जाता था। क्योंकि गर्मी का मौसम था तो नदी का ज़्यादातर हिस्सा सूखा पड़ा था। तालाब के काफ़ी पास तक झाड़ियाँ उगी हुई थीं और उन्हें देखकर पता चल रहा था कि तेंदुआ उन्हीं में छिपकर यहाँ तक पहुँचा होगा। अब ये बात तो पता चल गई थी कि ये तेंदुआ वाकई एक अजीब सा जानवर था। उसने दिन दहाड़े एक इंसान पर हमला किया था। ये आदत तो शेर की होती है क्योंकि आदमखोर तेंदुए बहुत डरपोक होते हैं और उनकी गतिविधियां रात तक सीमित रहती हैं। मुझे ऐसा लगने लगा कि तेंदुआ अवश्य वहीं कहीं छुपा होगा और जब लड़की पानी भरने आई तो उसने हमला कर दिया होगा। इस नतीजे पर पहुंचते ही मैं घुटने और कोहनियों के ऊपर चलता हुआ उन झाड़ियों का जायज़ा लेने लगा और जल्दी ही मेरा संदेह सही साबित हुआ। वहाँ पर एक झाड़ी में इतनी जगह थी कि तेंदुआ आराम से छिप सकता था। झाड़ी के नीचे सूखे पत्तों की एक मोटी लेयर थी, इसीलिए वहाँ पर पद चिन्ह दिखाई नहीं दिए। लेकिन वहाँ पर जंगली दरिंदों वाली एक ख़ास गंध महसूस हो रही थी। इससे अनुमान लगाना आसान था कि तेंदुआ अक्सर वहाँ आकर बैठता होगा और पानी पीने आने वाले किसी भी जानवर या इंसान पर बड़ी आसानी से हमला कर देता होगा। इस बात से काफ़ी उम्मीद हो रही थी कि अगर तेंदुए ने इस जगह को पहले इस्तेमाल किया है तो फिर से करेगा। मैं आपको बता चुका हूँ कि परियामलाई की पहाड़ी यहाँ से आधा मील दूर थी। अगर तेंदुआ उसमें किसी गुफा में रहता होगा तो ये तालाब उसके शिकार के लिए बहुत अच्छी जगह थी। जब मैं ये सब देख रहा था तो एकदम से ये ख्याल मेरे दिमाग में आया कि मैं एक ऐसा सीन बनाऊं जो तेंदुए को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। हम तालाब के किनारे एक खूंटा गाड़कर उससे बकरी बांध देते जो ऐसे दिखाई देती जैसे पानी पीने आई हो। उसके बाद मैं झाड़ियों में उसी जगह छिपकर उसके आने का इंतज़ार करता। अगर तेंदुआ बकरी की आवाज़ सुनता या पहाड़ी से उतरते वक्त उसे देख लेता तो सीधा उस पर हमला करने के लिए उधर आता, तो मैं उसके लिए तैयार रहता। मैंने ये बात पटेल और बाकी लोगों को बताई। दूसरे लोगों ने तो इसे पसंद किया मगर पटेल ने इसे मूर्खता वाला प्लान बताया। मैंने उसे समझाया कि इसमें कोई ख़तरा नहीं है क्योंकि उस जगह पर 3 तरफ कांटेदार झाड़ियां हैं जो तेंदुए को अंदर नहीं आने देंगी, और दूसरी बात यह कि तेंदुए को मेरे वहाँ होने का एहसास नहीं होगा। लेकिन मैं वहाँ पर उसके लिए तैयार बैठा हूँगा। एक बात यह भी है कि उसकी दिलचस्पी पूरी तरह बकरी में होगी और वो ये बिल्कुल नहीं सोचेगा कि उसकी अपने छुपने की जगह पर उसका दुश्मन छुपा हुआ बैठा है। इस तरह अपने साथ लाए गए खूंटे को हमने नहर के साथ गाड़ दिया। इसके बाद मैं झाड़ी में जाकर छिपते हुए आराम से बैठ गया और अपनी टार्च को राइफ़ल की नाल पर फिट कर दिया। ये टार्च मैंने जल्दी ही ख़रीदी थी। उसमें 3 सेल लगते थे और वो रोशनी का एक छोटा घेरा बनाती थी। अब मैंने काफ़ी सारी चाय पी और अपने साथियों से कहा कि वो बकरी की टांग खूंटे से बांध दें। ये बकरी कुछ दूरी पर बांधी गई थी ताकि उसे पता ना चले कि उसके पास ही एक इंसान छुपा हुआ है। अगर उसे मेरा पता चल जाता तो वो बिल्कुल ना मिनमिनाती, क्योंकि जैसे ही बकरी को लगता है कि वो अकेली रह गई है तो वो खूब शोर मचाती। जितनी देर बकरी को बांधने में लगी मैं चुपचाप बैठा रहा। जब काम पूरा हो गया तो पटेल अपने साथियों के साथ चला गया। उस झाड़ी के नीचे काफ़ी गर्मी थी और अभी सूरज डूबा भी ना था कि मेरे छुपने की जगह पर अंधेरा छा गया। बकरी कुछ देर तक मिमियाती रही और फिर चुप हो गई। मुझे आशा थी कि रात होने पर वो फिर बोलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
कभी कभी वो रस्सी पर ज़ोर डालती तो थोड़ी आवाज़ होती, वरना खामोशी रहती। और फिर काफ़ी देर से छाई खामोशी से लगा कि बकरी सो चुकी है। मेरी पोजीशन ऐसी थी कि पूरी रात जागते रहना मेरी मजबूरी थी। मुझे बकरी से ईर्ष्या होने लगी। मच्छरों ने बहुत परेशान किया और तरह तरह के कीड़े मकोड़े मेरे शरीर पर सवार रहे। झाड़ियों में रहने वाले चूहे, जो घरेलू चूहे से भी ज़्यादा छोटे होते हैं, धमा चौकड़ी कर रहे थे। एक कोई मुलायम और लंबी सी चीज़ सरसराती हुई मेरे पास से गुजरी। ये सांप था। ये सांप नॉन वेनेमस था या जहरीला, ये सांप को ही पता होगा। मैं बग़ैर हलचल किए बैठा रहा और थोड़ी देर में यह सरसराहट ख़त्म हो गई। लेकिन तेंदुआ नहीं आया। ना तो किसी तरह की आवाज़ सुनाई दी और ना ही कोई निशाचर पंछी बोला। धीरे धीरे समय बीतता रहा और मेरी घड़ी की चमकदार सुइयों से समय का पता चलता रहा और धीरे धीरे मुझे नींद आने लगी। लेकिन मेरे अंदर कुछ सेकंड के लिए भी आंखें बंद करने की हिम्मत नहीं थी। अब मैंने तेंदुए को छोड़कर दूसरी बातें सोचना शुरू की, मगर एक ही चीज़ जो दिमाग में घूम रही थी वो यही सुस्त बकरी थी। खैर, फिर सुबह हो गई, मगर किसी जंगली पंछी की चहचहाट नहीं सुनाई दी। मैं झाड़ियों के अंदर से निराश और थका मांदा बाहर निकला। अभी तक जो बकरी ज़मीन पर पड़ी सो रही थी, उठकर खड़ी हो गई और अंगड़ाई लेने के बाद अपनी दुम हिलाने लगी और मुझे हैरत से देखने लगी। मैंने बकरी को खोला और उसे साथ लेकर गांव पटेल के पास आ गया, जो अपने साथियों को इकट्ठा करके मेरे पास आने के लिए तैयार हो रहा था। उसे यह बकरी लौटा देने को कहकर मैंने उससे कहा कि मैं कुछ घंटे सोने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं खुद कोई बकरी ढूंढने जाऊंगा। फिर मैं अपने फार्म पर जाकर सो गया और दोपहर में मेरी आँख खुली। उस वक्त मुझे खूब भूख लग रही थी, तो मैंने खाना खाया और इसी बीच मैंने तेल के स्टोव को जलाया और चाय बनाई और उसे अपने पानी की बोतल में डाल लिया। ज़रूरी सामान इकट्ठा करके मैं वापस गांव आया। मौसम कल की तरह गर्म ही था, इसीलिए कोट की ज़रूरत नहीं थी। फिर पटेल को लेकर उस गांव गया जहां बकरियां मिल रही थीं। वहां कुछ देर छाटबीन और मोल तोल करने के बाद हमने एक कम उम्र की बकरी खरीदी जो बहुत चिल्लाती थी। 3:30 बजे हम फिर कल वाली जगह पर पहुंच गए। 5 बजे से थोड़ा पहले मैं झाड़ियों में घुस गया और बकरी बांधकर मेरे साथी वापस चल दिए। उनके नज़रों से गायब होते ही बकरी चिल्लाने लगी और लगातार मिमियाती रही। मैंने सही बकरी चुनी थी। शाम होते ही झाड़ी के अंदर अंधेरा हो गया। अभी 1 घंटा ही गुजरा था कि मुझे एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे किसी टहनी पर किसी ने पैर रखा हो। मुझे पता चल गया कि तेंदुआ वहाँ आ रहा है। आजमाइश का समय आ पहुँचा था और मुझे लाइट जलाने से पहले ये देखना था कि तेंदुआ पूरी तरह से सामने आ जाए। अगर मैं ज़रा जल्दी करता तो तेंदुआ भाग जाता और अगर देर करता तो मुमकिन था वो मुझे देख लेता और हमला कर देता। अब मैं चौकन्ना रहते हुए उसका इंतज़ार करता रहा, मगर और कोई आवाज़ ना आई। बस एक हल्की सी सिसकारी सुनाई दी, जैसे किसी टहनी पर किसी ने पैर रखा हो। मुझे पता चल गया कि तेंदुआ वहाँ आ रहा है। आजमाइश का समय आ पहुँचा था और मुझे लाइट जलाने से पहले ये देखना था कि तेंदुआ पूरी तरह से सामने आ जाए। अगर मैं ज़रा जल्दी करता तो तेंदुआ भाग जाता और अगर देर करता तो मुमकिन था वो मुझे देख लेता और हमला कर देता। अब मैं चौकन्ना रहते हुए उसका इंतज़ार करता रहा, मगर और कोई आवाज़ ना आई। बस एक हल्की सी सिसकारी सुनाई दी। पल भर में मुझे एहसास हो गया कि या तो तेंदुआ मुझे देख चुका है या उसे मेरे यहाँ होने का एहसास हो गया है, और जब उसने अपने ऊपरी होठ सिकोड़कर सांस ली होगी तो उसी से यह आवाज़ पैदा हुई होगी। फिर मैंने सोचा कि अभी नहीं तो कभी नहीं, और मैंने अपनी टार्च का बटन दबा दिया। रोशनी सीधे तेंदुए की लाल लाल आंखों से टकराई। मुझसे वो मुश्किल से 10 फीट की दूरी पर था। जल्दी से मैंने उसके गले का निशाना लिया और गोली चला दी। गोली लगते ही तेंदुआ एक कदम आगे बढ़ा और फिर अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और मैंने फ़ौरन ही दूसरी गोली उसके सीने में मार दी। वो पलटकर गिरा और आंखों से ओझल हो गया। फिर झाड़ियों में आवाज़ें होती रहीं और तेंदुए की आखिरी सांसों की खरखराहट सुनाई देती रही और फिर चारों तरफ सन्नाटा छा गया।
इसके बाद हमने आधा घंटा और इंतज़ार किया और जब हमें विश्वास हो गया कि तेंदुआ मर चुका है तो मैं राइफ़ल लोड करके अपने छुपने की जगह से बाहर आया और बकरी के पास जाकर खड़ा हो गया। फिर सोचा कि मैं बकरी की रस्सी काट कर अपने साथ गांव ले जाऊं, लेकिन फिर ये सोचा कि अगर ये आदमखोर तेंदुआ ना होकर कोई और तेंदुआ हुआ तो मुझे बहुत सावधान रहकर वापसी का सफ़र करना था। अंधेरी रात में अनजान रास्तों पर अगर बकरी भी आपके साथ में हो तो बहुत मुश्किल हो सकती है। इसीलिए बकरी मैंने वहीं छोड़ी और सावधानी के साथ मैं पटेल के घर की तरफ चल दिया। गांव में अभी लोग जाग रहे थे और मैंने उन्हें सारी बातें बताईं। इसके बाद मैं अपने फार्म पर जाकर सो गया। अगले दिन सुबह हमें तेंदुआ वहीं पर मरा हुआ मिला। ये एक बूढ़ा तेंदुआ था और उसकी खाल भी हल्के रंग की थी और नरबक्षी होने की सारी निशानियां उससे जाहिर हो रही थीं। उसके कनाइन और नाखून घिस गए थे। हालांकि इसका सही पता तो समय के साथ लगना था कि वो आदमखोर था या नहीं। खैर, दोपहर को उसकी खाल लेकर हम पहाड़ी से नीचे आ रहे थे। इस घटना को बीते हुए कई साल हो चुके हैं और इस दौरान येलागिरी या जवादी में कोई और इंसान मारा नहीं गया है। इसीलिए हमें पूरा विश्वास है कि मैंने सही नरबक्षी को ही मारा था। तो दोस्तों, ये स्टोरी का फाइनल पार्ट कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। आपके साथ फिर मुलाकात होगी किसी और स्टोरी के साथ। जय भारत, जय हिंद।